डीएनए में अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की राजनीति की। आपने देखा होगा कि INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियां सत्ता पक्ष पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती हैं। इन पार्टियों का आरोप होता है कि केंद्र सरकार चुनावी माहौल में विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ऐसा करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की राजनीति केवल उत्तर भारतीय राज्यों में या फिर केंद्र के इशारे पर देश में होती है, लेकिन आज हम आंध्र प्रदेश का एक मामला लेकर आए हैं जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से जुड़ा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश CID यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। वजह क्या है, यह हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। वर्ष 2014 का मामला वर्ष 2021 में खुला तो ठीक 2023 के चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार कर लिए गए। यही नहीं, वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिए गए। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हुए घोटाले की जांच में अभी तक चंद्रबाबू नायडू के नाम की चर्चा नहीं थी। 8 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नंदयाल के बनगनपल्ली में जनसभा के लिए पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करने के बाद जब वो अपनी वैनिटी वैन में आराम कर रहे थे, तब अचानक आंध्र प्रदेश CID की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगुदेशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू फिलहाल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कथित स्कैम में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनीतिक और न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 2014 में शुरू हुआ था, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अब मौजूदा YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने उन पर 371 करोड़ रुपए का हेराफेरी का एक संगीन आरोप लगाया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें राजामुंद्री जेल भेज दिया गया। जिस मामले में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, वो मामला वर्ष 2014 का है, जब चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में सरकार बनाने के बाद युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम से एक विशेष योजना शुरू की थी। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई प्राइवेट कंपनियों के साथ MOU साइन किए थे। करीब 3,500 करोड़ रुपए की इस योजना में 10% निवेश राज्य सरकार को, जबकि 90% निवेश प्राइवेट कंपनियों को करना था। नायडू पर आरोप ये है कि उन्होंने इस योजना की घोषणा के कुछ समय बाद सरकारी खजाने से 371 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जबकि तब तक प्राइवेट कंपनियों ने कोई निवेश नहीं किया था। CID के मुताबिक 371 में से 130 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च हुए, जबकि 241 करोड़ रुपए 5 शेल कंपनियों में भेज दिए गए। CID का आरोप है कि इन 5 कंपनियों को जो पैसा दिया गया था, वो पैसा हवाला के जरिए चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के पास चला गया। The investigation revealed that the whole prime mover and the prime conspirator, the principal conspirator behind the entire scheme, and who orchestrated the transfer of the public funds from government to private entities via shell companies, has happened with the active leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu. Every note file, it was mentioned that CM authorized this part. And the funds went out, and the money laundering happened, cash was done, all bogus, this one fake, this happened. So now when the case is so serious one, and the case was unearthed long back when he was in power by central agency, and when the case FIR was filed after we came into 1.5 years ago, just 2021 December. Now how can somebody say it is a political vendetta? चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। प्रदेश में अभी केवल 2 पार्टियों के बीच ही सत्ता की मुख्य लड़ाई है, जिसमें एक है राज्य के CM जगनमोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस और दूसरी है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी। CID की इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष की विपक्ष को कमजोर करने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। The party, the YSR Congress party has got nothing to do with this case. And our party as such doesn't believe in political vendetta. Mr. Naidu continues to have widespread popularity in the state, in the country and globally. He is a world-renowned leader. And this government, with the only intention to malign his image and to mudsling, have foisted a false case and have taken him to custody and now sent him to remand.
चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से ही टीडीपी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आज आंध्र प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बंद बुलाया गया था। इस दौरान कई टीडीपी नेताओं को नजरबंद भी किया गया। टीडीपी के नेता इस गिरफ्तारी और कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल वर्ष 2014 में राज्य का विभाजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नाम के 2 राज्यों में हो गया था। यह विभाजन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही किया गया था। उस समय यूपीए का शासन केंद्र में भी था और राज्य में भी। जगन मोहन रेड्डी के स्वर्गीय पिता वाईएसआर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में लगातार 2 कार्यकाल वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में शानदार जीत दर्ज की थी। राज्य के विभाजन के समय यह सोचा गया था कि इससे कांग्रेस को लाभ होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने पर कांग्रेस को केवल नुकसान ही हुआ। आंध्र प्रदेश के लोग इस विभाजन से नाराज थे। इसका खामियाजा कांग्रेस ने हार के साथ भुगता। वहीं वाईएसआर रेड्डी के निधन के बाद उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने अपनी एक अलग पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बना ली थी। तेलंगाना के लोग विभाजन के समर्थन में थे। वहां इसका पूरा फायदा चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को मिला, कांग्रेस को नहीं। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के गुस्से का फायदा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को मिला। वो जीतकर मुख्यमंत्री बने और जगन मोहन रेड्डी विपक्ष के नेता। कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला सारा वोट वाईएसआर कांग्रेस को चला गया और एक तरह से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हुई। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 38.7% था, लेकिन वर्ष 2014 में राज्य के विभाजन के बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 2.8% हो गया, यानी उन्हें 35.9% वोट शेयर का नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस से ही अलग होकर बनी वाईएसआर कांग्रेस का वोट शेयर 44.4% हो गया। यही नहीं, इसके बाद अगले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वोट शेयर पिछले चुनाव से घटकर 1.2% ही रह गया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 49.9% हो गया। इससे एक बात पता चली कि कांग्रेस यहाँ पर जनाधार खोती गई और वाईएसआर कांग्रेस का जनाधार बढ़ता गया। अब आंध्र प्रदेश की राजनीति में केवल 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से बची रह गईं, जिसमें एक वाईएसआर कांग्रेस थी और दूसरी टीडीपी। एक तरह से देखा जाए तो आने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस की टक्कर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी से है। घोटाले के आरोप में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी राज्य में चुनावी प्रतियोगिता को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हमें अपनी पूरी न्याय व्यवस्था, न्यायालय पे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरीके से राजनीतिक दबाव में राजनीतिक लाभ के लिए जगन मोहन रेड्डी सरकार चंद्रबाबू नायडू साहब को अरेस्ट कर रही है, ये खुद बताता है कि उनकी वापसी के दिन हो रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू साहब टीडीपी सरकार दोबारा सत्ता में आने वाली है। 6 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है एंड 36 सेंटर्स, मतलब 6 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड 36 सेंटर्स फॉर ट्रेनिंग। मेरे ख्याल से 2020 या 2021 में दोनों भी ईयर्स में यही जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट में कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आज के तारीख में ये आके बोलते हैं कि नहीं वो कंपनी घोटाला की कंपनी है और उसी में चंद्रबाबू नायडू जी ने उनके साथ मिलकर कुछ घोटाला किया है। कुछ समय पहले चंद्रबाबू नायडू ने अनंतपुर की एक रैली में ये बात कही थी कि बदले की राजनीति के तहत उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाए थे। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया। वर्ष 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले एनडीए छोड़ दिया था। उन्होंने राज्य में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। करीब 37 वर्ष बाद टीडीपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि ये टीडीपी को महंगा साबित हुआ था। 175 सीटों की विधानसभा में टीडीपी को सिर्फ 23 सीटें ही मिली थीं। हालांकि 2019 में भी टीडीपी ने अपने दम पर लगभग 40% वोट शेयर हासिल किया था। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसका फायदा चंद्रबाबू को मिल सकता था। माना यह जा रहा था कि 4 से 5% वोट अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को और मिल जाते और इसके साथ ही गठबंधन करने वाली पार्टी को कुछ सीटें हासिल हो जाती तो टीडीपी एक बार फिर सत्ता में लौट सकती थी। लेकिन गठबंधन से पहले ही चंद्रबाबू नायडू को घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कोई भी पार्टी अब इनके साथ गठबंधन करने से पहले सोच विचार जरूर करेगी। इसीलिए इस कार्रवाई को एक राजनीतिक चाल कहा जा रहा है।